हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के अंतर्गत आज हम सभी भारतीय नव संवत्सर जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। जब कभी भी कोई भी संस्कृति अपनी जड़ों से कट जाती है तो उन जड़ों के दूर हो जाने के कारण, कट जाने के कारण उस पर नए नए फूल नहीं खिलते हैं, फल नहीं लगते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति की ओर हमें लौटना होगा क्योंकि वे ही हमारी जड़ें हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र की स्थापना हर शिक्षा संस्थान में राजस्थान सरकार द्वारा इसलिए की गई है कि भारतीय ज्ञान परंपरा से समाज को जोड़ा जा सके, नई पीढ़ी को जोड़ा जा सके। इस संदर्भ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं उपस्थित आदरणीय प्रोफेसरों, हमें यह जानना चाहिए कि हम सभी नव वर्ष के नाम पर हैप्पी न्यू ईयर को जानते हैं। 1 जनवरी को नव वर्ष हम सभी मनाते हैं और बधाइयां देते हैं एक दूसरे को। लेकिन भारतीय नव संवत्सर जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है उसके बारे में हमारी नई पीढ़ी एकदम अनजान है। अब दोनों में अंतर क्या है, एक सामान्य रूप से विद्यार्थियों को समझाने के लिए मैं सरल उदाहरण दूं। नव वर्ष हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को जो हम मनाते हैं उसमें हम देखते हैं कि पूरे बाजार सज गए हैं, ग्रीटिंग कार्ड से पट गए हैं और सभी एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयां देते हैं। लेकिन वही उत्साह, वही उमंग हमें भारतीय नव संवत्सर में नहीं देखने को मिलता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमने पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को पूर्णतः स्वीकार कर लिया किंतु अपनी संस्कृति से हम कट गए। आप यदि 1 जनवरी को ध्यान में रखें और आज के दिन को 19 मार्च को आप देखें, अवलोकन करें, दोनों में अंतर दिखाई देता है। 1 जनवरी पर कैसा दृश्य था थोड़ा याद करें। धरा ठिठुरती है सर्दी से, पूरी धरा सर्दी से ठिठुर रही है, आकाश में कोहरा गहरा है, सब चारों तरफ कोहरा घना, धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। हर कोई दुबका है घर में, कोई रंग नहीं उमंग नहीं। हर कोई दुबका है घर में, कोई रंग नहीं उमंग नहीं। नव वर्ष मनाने का ये तो कोई ढंग नहीं। इस प्रकार से नव वर्ष मनाया जाता है। और नव वर्ष पर हम करते क्या है, रात में 12 बजे होटलों में पार्टियां आयोजित होती हैं, मांस मदिरा परोसे जाते हैं और नाच गाने के साथ डीजे पर हमारे नव वर्ष का प्रारंभ होता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में नव संवत्सर को आप देखें तो पूरी प्रकृति उफान पर है। शीत ऋतु बीतने के बाद बसंत ऋतु परवान चढ़ा हुआ है, बागों में नए नए फूल खिले हुए हैं, सस्य श्यामला धरती हो गई है, खेतों में फसलें लहरा रही हैं, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। चारों तरफ हमें एक नव परिवर्तन प्रकृति का दिखाई देता है। अब यह नव परिवर्तन जो दिखाई देता है अर्थात नव वर्ष का प्रारंभ हमारे प्रकृति के परिवर्तन से जुड़ा हुआ है।
सिर्फ तिथि परिवर्तन से नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह जानना चाहिए कि पाश्चात्य संस्कृति में भी पहले 9 वर्ष मार्च महीने में मनाया जाता था, लेकिन 1752 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद 9 वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाने लगा। अर्थात यह स्पष्ट रूप से उपनिवेशवाद का प्रभाव है, उपनिवेशवाद का प्रभाव है। और उस औपनिवेशिक मन को हम लोग बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। तो आज करना क्या है? आप देखो, दोनों के मनाने का ढंग देखो। जब अंतरिक्ष में भारत का बेटा गया था, तो उस समय बात उठी थी कि शिक्षा कैसी हो। तो शिक्षा पर एक बात आई थी उभर करके कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक शिक्षा होनी चाहिए। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक शिक्षा कैसी होगी? आपकी आध्यात्मिक शिक्षा तभी होगी जब आप मूल केंद्र सभी में आत्मा को देखें। भारतीय संस्कृति मानती है कि सभी में वही एक आत्मा निवास करती है, सभी में एक ही आत्मा निवास करती है, सभी में। इसलिए इस अवसर का प्रारंभ होता है चैत्र नवरात्रि से। यह ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के प्रारंभ का भी दिवस है। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का प्रारंभ आज के ही दिन किया गया और इसके साथ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। मकसद क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हम शक्ति की उपासना करते हैं। ब्रह्मा भी सृष्टि का सृजन बिना शक्ति के नहीं कर सकते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम देखें तो विज्ञान भी इस जगह पर पहुंचा है कि पूरा जगत चेतना मैं है। और चेतना किस आधार पर काम करती है? ऊर्जा के आधार पर। तो जब चैत्र नवरात्रि में हम 9 दिन तक साधना की रात्रियों से गुजरेंगे, देवी के विभिन्न रूपों की उपासना करेंगे, तो हम उसी शक्ति को सब में देखेंगे। एक ही शक्ति से सारे सृजन होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या रूप में भी वही शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी क्रम में कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु चेतने त्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चेतना के रूप में वही शक्ति सब जगह विद्यमान है। अब आप देखें, आज हम लोग किस हालात से गुजर रहे हैं। पूरा विश्व युद्ध की चपेट में। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर आक्रमण किया और उसके बाद प्रत्येक दिन विनाश की लीला हम देख रहे हैं। चारों तरफ विनाश की लीला। यह क्यों है? इस राजनीतिक कदम को धर्म युद्ध की भी संज्ञा दी जा रही है। ट्रंप साहब ने ईसाई पादरियों से मुलाकात की और बोले कि ईसाई धर्म खतरे में है। इधर ईरान ने भी बताया कि इस्लाम धर्म खतरे में है। सब कोई अपने अपने धर्म को खतरे में बताता है, किंतु हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में घोषणा की थी कि हम लोगों का धर्म क्या है। जिस प्रकार से भिन्न भिन्न नदियां टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलकर अंततः सागर में गिरती हैं, इसी प्रकार से हे परमात्मा अलग अलग अपने रास्तों से चल करके लोग तुझ में ही मिलते हैं। गंतव्य एक है, गंतव्य एक है। भारतीय संस्कृति की गहराई देखिए।
तो इस आध्यात्मिक परिवेश से आज यदि जीवन को जोड़ा जाए, हम लोगों के शिक्षालयों के सामने में सबसे बड़ी चुनौती क्या आई है? सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया, क्योंकि शिक्षालयों में अवसाद और आत्महत्या की घटना बढ़ती जा रही है और उस आधार पर सुझाव मांगे गए। अवसाद और आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? उसका मूल कारण है भौतिकतावाद। भौतिकतावाद, खाओ पियो मौज करो कि संस्कृति ने सभी को अपने आगोश में ले लिया है। आप भारतीय संस्कृति को देखिए। भारतीय संस्कृति में 9 संवत्सर में पूरी प्रकृति नहीं हो जाती, पूरी प्रकृति नहीं हो जाती है। अब आप इसके साथ ही देखिए, जब आप शक्ति के रूप को, एक तरफ शिव है भारतीय संस्कृति में चेतना, दूसरी तरफ शक्ति है, शिव के साथ शक्ति का मिलन हो तब विकास होता है, तब विकास होता है। आज शक्ति के कारण, विज्ञान की शक्ति का उपयोग कर करके राजनीतिक लोगों ने विनाश शुरू कर दिया है। एटम की शक्ति को वैज्ञानिकों ने जाना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तोड़ते हुए पहुंचे और अणु बम बनाया। उस अणु बम का इस्तेमाल अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रूमैन ने हिरोशिमा और नागासाकी पर किया। क्षण भर में लाखों लोग मर गए। अभी अमेरिका द्वारा मिसाइल हमले में 170 बच्चियां मर गई स्कूल में, जो जीवन के पन्ने पलट रही थी। ये सब विनाश प्रत्येक दिन चारों तरफ दिखाई दे रहा है। सारे देशों पर आक्रमण हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और उस मिसाइल हमले में 400 लोग हॉस्पिटल में मारे गए। क्या हो रहा है? तो यह जानना है भारतीय संस्कृति की विशेषता, चैत्र नवरात्रि की साधना क्यों की जाती है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। दोनों के मिलने से, शिव का मतलब कल्याण, शक्ति का मतलब एनर्जी, तब विकास की ओर कदम बढ़ेंगे, तब विकास की। और शक्ति हो और शिव नहीं हो तो विनाश की ओर कदम बढ़ेंगे। तो आज हमें यह सोचना है कि भारतीय 9 संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो मनाया जाता है, आप देखें तो शुक्ल जीवन के उजले पक्ष के साथ हमारे जीवन की शुरुआत होती है। पश्चिम की अवधारणा में, कालगणना में और पूरब की अवधारणा में मूलभूत अंतर है। पश्चिम काल की धारणा एक रेखीय रखता है, वन लाइनर, सिर्फ एक रेखीय आगे बढ़ते जाता है, इसलिए वहां पर पश्चिम इतिहास का बहुत महत्व है। पूरब में, भारतीय संस्कृति में काल की अवधारणा चक्रीय है। चक्रीय माने क्या हुआ? चक्रीय माने ब्रह्मा सृजन करेंगे, विष्णु उसका पालन करेंगे और शिव उसका विनाश करेंगे, और फिर विनाश के बाद, प्रलय के बाद फिर ब्रह्मा सृजन करेंगे, फिर विष्णु पालन करेंगे, फिर विनाश होगा। इससे क्या होता है? इसका मूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह पड़ता है कि जब कभी भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार का विनाश होता है, तो भारतीय संस्कृति मानती है कि वह नए सृजन की ओर बढ़ता कदम है। यह मूलभूत अंतर है। और पश्चिम में अवसाद बहुत ज्यादा पनपा, क्योंकि पश्चिम ने माना कि विनाश हो गया, वन लाइनर है तो हमारा विनाश हो गया। हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम, न नित्यम लभते सुखम न नित्यम लभते दुखम। भारतीय संस्कृति की गहराई देखिए। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा, ये जीवन का सत्य है। जीवन का मतलब है द्वंद्व। उस द्वंद्व में से हमें पूर्णतया गुजरना ऐसे है जैसे ईद काली कोठरी से गुजर जाए व्यक्ति, काली का एक दाग नहीं लगे। कीचड़ में कमल खिलता है और कमल पानी से भी अछूता रहता है और मिट्टी से भी अछूता रहता है। अर्थात यह संसार कीचड़ है।
संसार रूपी कीचड़ में दो चीजें मिली हुई हैं, तन रूपी माटी और मन रूपी जल। लेकिन इस कीचड़ में से यदि आत्मज्ञान हो जाए तो आत्मा ऊपर की ओर खिल जाएगी। न तन स्पर्श करेगा, मिट्टी स्पर्श करेगी, न जल स्पर्श करेगा, पानी स्पर्श करेगा। दोनों में से कोई नहीं, कमल को दोनों में कोई स्पर्श नहीं करता है। कहना क्या चाहती है हमारी संस्कृति कि आजकल की सारी समस्या देखिए अहंकार की समस्या है। अहंकार की समस्या के कारण विश्व युद्ध नहीं रुक पा रहा है। अहंकार एक छलावा है। हमारी संस्कृति आत्मा को मानती है, आत्मा को, और आत्मा की एक परिभाषा है कि एक तो वही आत्मा सब में है, दूसरा आत्मा की परिभाषा है कि आत्म जागरण हो जाए, जो नवरात्रि की साधना की मुख्य उपलब्धि है। तो टोक देता है कदम जब भी गलत उठता है, ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बड़ा है मुझ में, अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, मुझको मुझसे जुदा करके जो छुपा है मुझ में। तो हम देखें तो पूरी तरीके से भारतीय नव संवत्सर के सामने में 1 जनवरी को मनाया जाने वाला हैप्पी न्यू ईयर कहीं से भी न तो आध्यात्मिक है और न वैज्ञानिक है, वो पूर्णतया भौतिकवादी है और अवैज्ञानिक है। तो हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। इस अवसर पर मैं अनुरोध करूंगा, कोई भी प्रश्न हो तो उस प्रश्न को विद्यार्थियों की तरफ से पूछा जाए ताकि हम कुछ इस विषय पर और प्रकाश डाल सकें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिटेल में बताया, और बच्चियों की तरफ से 2-3 प्रश्न बच्चों ने मुझे लिख के दिए हैं। सो इन पर अगर प्रकाश डालेंगे तो ये सेशन, ये व्याख्यान जो है और भी खूबसूरत हो जाएगा। एक सवाल आया है कि चैत्र नवरात्रि जो है, जिस तरह से इंग्लिश महीने की शुरुआत 1 जनवरी से मानी जाती है, तो चैत्र नवरात्रि कोई फिक्स डेट उसकी हिंदू महीने के अनुसार नहीं कह रहा मैं, इंग्लिश महीने के अनुसार भी उसकी कोई फिक्स डेट है? ये बच्चे जानना चाह रहे हैं, प्लीज इस पर प्रकाश डालें। आदरणीय संगीत विभाग के अध्यक्ष सचदेवा सर ने यह प्रश्न विद्यार्थियों की तरफ से किया है। यह प्रश्न बहुत गहरा है। यह प्रश्न इस मामले में गहरा है कि हमारे यहाँ तिथि का परिवर्तन खगोलीय गणना के अनुसार बदल जाता है। ऐसी मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही ब्रह्मा ने सृष्टि प्रक्रिया शुरू की थी। अब इसके पक्ष में जो भारतीय संस्कृति में काल गणना की गई है, जो भारतीय संस्कृति का ज्योतिष ज्ञान है, वह इतना गहरा है और इतना सूक्ष्म है कि वहां काल की गणना में सेकंड के भी कई हिस्से का तोड़ा गया है। सबसे छोटा हिस्सा मुहूर्त। चूंकि हमारी पूरी शिक्षा भारतीय संस्कृति से कट गई है, इसीलिए हम अपने ऋषियों के ज्ञान को, जो कि जिसके लिए विशेष समय चाहिए, प्राचीन शिक्षा में और आज की शिक्षा में जो मूलभूत अंतर मैं देखता हूं, आज की शिक्षा को कहना होगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। लेकिन प्राचीन शिक्षा विशेषज्ञता को मानती थी। कोई संगीत का आचार्य होता था तो संगीत में इतना डूबता था कि संगीत के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेता था। कोई व्याकरण का आचार्य होता था तो व्याकरण के द्वारा भी वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाता था। तो ये जो अलग अलग विशेषज्ञता हासिल की जाती थी, उस ओर हमारी शिक्षा यदि नहीं लौटेगी तो विश्व को नए शोध नहीं दे पाएगी। आज जरूरत है शिक्षा जगत में बहुत बड़ा परिवर्तन करने की। इसी प्रश्न के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हर विषय में इंडियन नॉलेज सिस्टम के प्रश्न पत्र बनाए जा रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान है कि
कि शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी? जनवरी माह में 1 महीने तक हम लोगों ने सेमेस्टर परीक्षा कराया। उसके बाद स्कूटी के काम में हम लोग भिड़े रहे, बच्चे आते रहे, क्लासेस कम हुई, और इस समय हम लोग फिर 1 महीने का विश्वविद्यालय की परीक्षा करा रहे हैं। सिलेबस कब पूर्ण होगा? जबकि भारतीय संस्कृति में जो ज्ञान उद्भूत हुए हैं वो गुरुकुलीय प्रणाली में हुए हैं। गुरु और शिष्य के अहर्निश साधना का परिणाम है। जब तक आज भी क्लास की स्थापना नहीं की जाएगी, क्लास को प्रतिष्ठित नहीं किया जाएगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच में घनिष्ठ संबंध नहीं बनाया जाएगा, तो भारतीय काल गणना को समझना, भारतीय ज्योतिष विद्या को समझना मुश्किल काम है। अगला प्रश्न सर। दूसरा प्रश्न ये द्वितीय वर्ष की छात्रा ज्योति द्वारा पूछा गया कि सर ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र का तो समझ आता है कि ये महीने का नाम है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, शुक्ल प्रतिपदा पर प्रकाश डालिए सर। बहुत अच्छा। इन सारी गहरी बातों को समझने के लिए हमें एक बात देखना होगा कि विश्व में 2 बड़ी शक्तियां हैं, एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ चंद्र। और चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं है। विज्ञान कहता है कि सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है, लेकिन चंद्रमा की गति बदलते रहती है। चंद्रमा का एक पक्ष, एक मास में 2 पक्ष हो जाते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब शुक्ल पक्ष से शुरू होता है हमारा भारतीय नववर्ष, और शुक्ल पक्ष से शुरू होने का मतलब क्या है? अब हम जीवन में और खिलेंगे और खिलेंगे और प्रकाशित होंगे और प्रकाशित होंगे। पूर्णिमा आएगी जीवन में, एक संदेश है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी संदेश है कि चंद्रमा के आधारित जो काल गणना की गई है वो चंद्रमा फिर घटेगा, वो फिर क्षीण होता जाएगा और अंत में अमावस की रात्रि भी आएगी। लेकिन उसी रात्रि में फिर यह आशा का संदेश है कि फिर से शुक्ल पक्ष आएगा। पनपने दे जरा आदत निगाहों को अंधेरों की, अंधेरे में अंधेरा रोशनी के काम आएगा। परत पर और बढ़ने दे जरा सा इस समंदर को, तभी तो मोतियों का और ज्यादा दाम आएगा। विश्व की 2 बड़ी शक्ति, सूर्य एक तरफ उदित हो रहा है और दूसरी तरफ चंद्रमा डूब रहा है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखते हैं, यात एक तो अशिखरम पतिरोषधि नाम आविष्कृतो वरुण पुरस्सरा एक तो अर्का तेजो द्वयस्य युगपद यशनो उदयाभ्याम लोको नियम्यत युवा आत्मदशांतरेषु। इसका हिंदी बता दूं ताकि विद्यार्थी को समझ में आ जाए। एक तरफ औषधियों का पति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है, दूसरी तरफ सूर्य उदित हो रहा है। विश्व की इन 2 महान विभूतियों के एक साथ उदय और अस्त, उत्थान और अवसान को दिखा करके प्रकृति यह कहना चाह रही है कि यह सुख दुख, सफलता असफलता किसके जीवन में नहीं आता है, उसके पीछे यह उद्देश्य है। एक अंतिम प्रश्न जी, तीसरा प्रश्न मेरी तरफ से है। मेरा ख्याल है जिस तरह से हमारे धरती पर या हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में हमारी पृथ्वी के घूमने के कारण सूर्य उदय होता हमें दिखाई पड़ता है। वहाँ अरुणाचल और इधर राजस्थान में समय का भी फर्क है, कुछ मिनट लगते हैं सूर्य को इस तरफ आने में। सो एक देशांतर के 4 मिनट मेरे ख्याल से होते हैं। सो इधर समय का काफ़ी फर्क पड़ जाता है, उधर सूर्य पहले उदय हो जाता है और हमारे इधर राजस्थान में सूर्य उदय होने का समय जो है वो लेट होता है। तो इस वजह से हमारा समय बदल गया, वो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि पूरी धरती पर भी एक ये नया वर्ष जो है उसका क्या एक होना चाहिए?
आपका प्रश्न सूर्य एक का दिन। प्रश्न है जी। सर। मैं तो यह कहना चाहूंगा इस संदर्भ में कि हम लोग जो विज्ञान की बातें या ऐसे पढ़ते हैं सामान्य रूप में, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। विज्ञान के हिसाब से यह बात पूर्णतः गलत है। सूर्य ना उदित होता है ना अस्त होता है। अब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो जो उसके पक्ष में सामने में आ जाता है वो प्रकाशित हो जाता है, जो उससे दूर चला जाता है अंधेरे में चला जाता है। इस संदर्भ में मेरा तो यही कहना है कि भारतीय संस्कृति की दृष्टि, मुझे लगता है जो आपके इतने गंभीर प्रश्न के आलोक में, वह यह है कि जो परमात्मा के प्रकाश की तरफ अभिमुख हो जाता है उसका जीवन में शुक्लता आ जाती है, प्रकाश आ जाता है, रोशनी आ जाती है। और जो परमात्मा के विपरीत चला जाता है उसके जीवन में अमावस आ जाती है, अंधेरा आ जाता है। आज पूरे विश्व की समस्या जो यह है वह समस्या संवेदनशीलता की है, संवादशीलता की है। संवेदनशीलता क्या है? बार बार चैत्र नवरात्रि में जो देवी की उपासना हम लोग करते हैं, या देवी सर्वभूति, सर्वभूत माने सारे प्राणियों में वही देवी है। अब इस भूत का अर्थ, प्राणी का अर्थ सिर्फ मानव नहीं होता है, सभी प्रकार के प्राणी, सभी प्रकार के प्राणी ही नहीं, मानव के सजीव जितने भी पशु पक्षी हैं, वे पशु पक्षी ही नहीं, पेड़ पौधे भी। अब वही मूल स्रोत पूरे विश्व को चला रहा है। उसके साथ यदि आपकी चेतना जागृत हो जाए, आध्यात्मिक तरीके से हम लोग यदि ये 9 वर्ष मनाएं और उसकी वैज्ञानिकता को दिल में बिठाएं, तो प्रत्येक का जीवन आलोकित हो सकता है। भारतीय 9 संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामना। इस गहरी गंभीर चर्चा के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद।